वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 19 अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये वो आर्टिकल्स हैं जो हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो रिसेंटली राबी क्रॉप्स पे मिलने वाला MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। ना सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए व्हाट आर राबी क्रॉप्स। देखिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि सीजन के बेसिस पे हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, खारिफ, राबी एंड जैद। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राबी की बात हो रही है। राबी क्रॉप्स आर दोज विच आर सोन इन विंटर्स, जिनको विंटर में लगाया जाता है, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, जिनकी कटाई स्प्रिंग के महीने में होती है। फॉर एग्जाम्पल वीट, बार्ले, मस्टर्ड, some lentils. These are important examples of those crops which are classified as rabi. Next, MSP क्या होता है ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। MSP is minimum support price. सो बेसिकली ये वो रेट है, ये वो प्राइस है जिस पे सरकार फार्मर्स से ग्रेन्स बाय करती है। तो गवर्नमेंट जब फार्मर्स से ग्रेन्स बाय करेगी तो उसका रेट फिक्स्ड होता है विच इज कॉल्ड एज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसका रीज़न क्या था? देखिए, एक रेट तय हो गया है, एक प्राइस तय हो गया है कि कुछ भी हो, आपकी जो ये ग्रेन है, ये फसल है, ये इतने मिनिमम प्राइस पे बाय की जाएगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सभी फार्मर्स से गवर्नमेंट ही बाय करती है। जब गवर्नमेंट अपना MSP दे देता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देता है, तो मार्केट के अंदर वो रेट एक बेंचमार्क बन जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप। अब इससे इसका मेन आइडिया क्या है? देखो, जब आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज देखते हैं तो उसमें ना प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का जो प्राइस है वो बहुत वॉलेटाइल करता है। कभी उनकी सप्लाई की वजह से, सपोज करें सप्लाई कम हो गई, बारिश नहीं हुई, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगी, प्राइस एकदम ही ना बढ़ जाए। ठीक है, इवन एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि मार्केट्स की उतनी इंटीग्रेशन भी नहीं है, एंड ऑल्सो देयर इज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एज वेल। तो इन सबको बैलेंस आउट करते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाता है। हमारे पास 23 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फिक्स किया जाता है। अब ध्यान से समझेंगे कि MSP की फिक्सेशन कैसे होती है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एक कमीशन है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CACP, विच इज़ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका काम क्या है कि भाई हमारे पास 23 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको लेकर MSP फिक्स करना होता है। तो उसकी रिकमेंडेशन कितना MSP फिक्स किया जाए कौन करता है? CACP गिव्स द रिकमेंडेशंस। CACP कौन है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो CACP रिकमेंडेशंस देगा। ये रिकमेंडेशंस मिलने के बाद हमारे पास बॉडी आती है जो आप इस आर्टिकल में भी देखेंगे, विच इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। ये डिसाइड करती है, ये फाइनल डिसीजन लेती है कि कितना MSP रखा जाएगा। तो इस बात को समझेंगे, MSP किसकी रिकमेंडेशंस पे रखा जाता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका नाम ही बता रहा है कि भाई एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के लिए एक कमीशन बनाई गई है। ये क्या करेगा? ये रिकमेंडेशंस देगा कि भाई फार्मर्स को, कल्टीवेटर्स को कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए, ओवरऑल उनकी प्रोडक्टिविटी रेज हो, ग्रेन प्रोडक्शन को देखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हो रही हैं, इसे देखते हुए CACP अपनी रिकमेंडेशन देता है। अच्छा, 2 सीजन्स के लिए रिकमेंडेशंस आती हैं, खारिफ के लिए अलग, राबी के लिए अलग। आज न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं राबी सीजन के लिए हमारे पास MSP अनाउंस हुआ, बट रेकमेंड किसने किया? CACP ने। फाइनल डिसीजन किसने लिया? ये लिया CCEA ने, विच इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है MSP तय करने से पहले।
कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसी है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह का प्राइस ट्रेंड चल रहा है। फिर अलग अलग क्रॉप्स के बीच की पैरिटी भी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत एमएसपी दे दिया, दूसरी क्रॉप को उतना एमएसपी मिल नहीं रहा और सभी फार्मर्स ने क्या कर दिया, वही एक क्रॉप लगा दी, तो इससे तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी भी मेंटेन करके रखनी होगी। अच्छा, ट्रेड देखते हैं बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब मिनिमम 50% मार्जिन लेके चला जाता है ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसका कम से कम 50% मार्जिन तो होना चाहिए। तो हमारे पास CCAP ने रिकमेंडेशन दी, CCEA ने उसके ऊपर फाइनल डिसीजन दिया। अब अल्टीमेटली वी हैव अ सेंट्रल एजेंसी जिसे हम कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। ये बाकी स्टेट एजेंसीज से मिलकर क्रॉप्स की प्रोक्योरमेंट करती है जो गवर्नमेंट ने बाय करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आर्टिकल इजराइल गाजा वॉर से रिलेटेड एक अपडेट है। तो US प्रेसिडेंट ही विजिटेड इजराइल और इस दौरान ये निकल के आया है कि इजराइल हैज़ एग्रीड टू गिव ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा। तो इजिप्ट के थ्रू गाज़ा को ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए इजराइल मान गया है, बेशर्ते कि ये जो एड है ये सिविलियंस के पास पहुँचे, नॉट टू हमास मिलिटेंट्स। अच्छा जी, हम जब ये पूरा सिचुएशन फॉलो कर रहे थे तो वी नो दिस कि इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप का फूड, फ्यूल और वाटर जो था वो पूरी तरह से बंद कर दिया था, ब्लॉकेड लगा दिया था व्हेन हमास अटैक्ड इजराइल। नाउ इस वजह से दे वो सो मेनी सिविलियंस हु वर सफरिंग एंड अब ये सामने आया है कि ओके सिविलियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा सकती है फ्रॉम इजिप्ट। अच्छा, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में राफा क्रॉसिंग की बात की थी। अब देखो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम गाज़ा स्ट्रिप की लोकेशन देखते हैं तो इट इज़ राफा क्रॉसिंग इज़ द सोल रूट जिससे कि गाज़ा में इजिप्ट के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड जा सके। अदरवाइज गाज़ा सभी तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है। राफा क्रॉसिंग, राफा बॉर्डर इज़ दी ओनली एग्जिट जहाँ से सीधा इजराइल नहीं आता जबकि इजिप्ट आता है। तो वही बात हो रही है कि यहाँ पे इजिप्ट के रास्ते गाज़ा स्ट्रिप को ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखिए, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। देखिए, दिस इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है जिसमें एल्गोरिदम को यूज करके एक डीप लर्निंग टेक्निक डेवलप की जाती है जिससे कि बड़े बड़े डाटास को यूज़ करके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जाता है, समराइज किया जाता है एंड इट हेल्प्स टू जनरेट एंड प्रिडिक्ट न्यू कंटेंट एज वेल, राइट। इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे व्हेन आई विल गिव यू द एग्जांपल। दिस इज वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ChatGPT। नाउ दिस इज द लेटेस्ट GPT। GPT का मतलब क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसमें नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है एंड दिस एप्लीकेशन, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ एबिलिटी कि ये बिल्कुल कैसे हम रेलिवेंट रिस्पॉन्स देते हैं किसी क्वेश्चन का, क्या सेंटेंस किस तरह पूरा होगा, इसकी पूरी एबिलिटी है लैंग्वेज को के रेलिवेंट रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करना। इसे ट्रेन किया गया है डाटास को देकर और इतने बड़े डाटा को स्टडी करके ये लैंग्वेज को समझ चुका है और जिस तरह ह्यूमन बीइंग जिस फ्लुएंसी से, जिस कोहेरेंस से बोलते हैं वैसा ही टेक्स्ट ये एप्लीकेशन प्रोड्यूस करती है। इस बेसिस को क्या बोलते हैं हम? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है। अब जब हमें ये समझ में आ गया तो अब न्यूज़ आर्टिकल क्या है। देखिए, इंडिया एक हाई पावर्ड कमेटी सेटअप करेगा जिसका एम है कि इसी तरह का लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया जाए जिससे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं इंडिया में जो कि ह्यूमन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करे और प्रोसेस करे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, वी वॉन्ट टू अप्लाई दिस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस।
ठीक है, मेन थिंग इज दिस दैट वी वांट टू अप्लाई दिस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसके लिए इंडिया में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है एंड द मेन पर्पस इज कि इससे इंडिया की जो पोजीशन है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल डीप टेक वैल्यू चेन वो इससे एनहांस होगी। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। So it's about MQ-9B armed drones. So India wants to, procure these armed drones from US. तो इसको लेकर इंडिया और यूएस के बीच में एक डील बहुत जल्द साइन हो सकती है जिससे कि हम यूएस से 31 ये आर्म्ड ड्रोन्स प्रोक्योर करेंगे। नाउ ये एक एडवांस्ड ड्रोन्स हैं, ये अगर इंडिया को मिल जाते हैं तो इससे इंडिया की जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत एनहांस हो जाएंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी इससे स्ट्रेंथन हो जाएंगी। एंड इसके ना 2 वेरिएंट्स हैं। MQ-9B हैज़ 2 वेरिएंट्स, वन इज स्काई गार्डियन एंड द अदर वन इज सी गार्डियन। ठीक है, ऑलरेडी इंडियन नेवी सी गार्डियन यूज़ कर रही है फ्रॉम 2020। ठीक है, और अब हम बहुत जल्दी और सी गार्डियन और स्काई गार्डियंस भी ले आएंगे। ये जो ड्रोन है ये 40,000 फीट की हाइट पे जाकर ऑपरेट करता है, तो इससे जो मिलिट्री सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है वो बहुत एनहांस हो जाएगी, स्पेशली जब हम हमारे हिमालयन बॉर्डर एरियाज़ की बात करते हैं। दे हैव वेरी हाई ऑल्टीट्यूड और इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे इस तरह के ड्रोन से हमारी सर्वेलेंस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। एंड द प्रेडेटर ऑल्सो हैज़ मैक्सिमम एंड्योरेंस ऑफ 40 आवर्स। ये 40 आवर्स तक एंड्योरेंस इसकी है, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग आवर्स सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ वेरी एडवांस्ड फीचर्स ऑल्सो, ऑटोमेटिक टेक ऑफ, ऑटोमेटिक लैंडिंग ये कर सकता है। इट कैन डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम्स, एंटी स्पूफिंग GPS भी है इसमें। सो इट्स अ वेरी एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम और इंडिया US से स्काई गार्डियन, सी गार्डियन जो दोनों इसके वेरिएंट्स हैं दोनों हम प्रोक्योर करेंगे। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी, चाहे वो इलीगल आर्म्स की सेल कोई कर रहा हो, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा हो, स्मगलिंग हो, इन सब से कोई फ्रॉड स्कीम चला रहा है, इससे जो कोई लार्ज प्रॉफिट्स प्रोड्यूस करता है, इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जो डर्टी मनी जनरेट होता है उसे कन्वर्ट किया जाता है और उससे शो किया जाता है कि भाई ये तो क्लीन मनी है, लेजिटिमेट है। इस बहुत बड़ा ये प्रोसेस होता है, इसको फाइनेंशियल सिस्टम में किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है और किस तरह ये लगे कि एक लेजिटिमेट मनी है। दिस एंटायर सिस्टम इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाकर आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, अब इसे रोकने के लिए हमारे पास इंडिया में ये क्रिमिनल लॉ है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इंडिया की वैसे भी ग्लोबल कमिटमेंट है, वेना कन्वेंशन है हमारे पास, जिसमें वी हैव कमिटेड कि हम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्ट को रोकेंगे। सो फॉर दैट इन इंडिया वी हैव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसे लेकर लास्ट ईयर, वैसे काफ़ी लंबे टाइम से अमेंडमेंट्स होती रही हैं और लास्ट ईयर भी अमेंडमेंट्स हुई। और इन अमेंडमेंट्स में जो मेजर चेंज आया था, एक तो ये था कि इंडिया में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैं उनको उनकी पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया व्हेन इट कम्स टू PMLA मनी लॉन्ड्रिंग। एक तो ये चेंज हुआ। सेकेंडली, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस। पहले क्या था कि जो हमारे पास प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर ये बर्डन रहता था कि जो कोई गलत एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम ना लग जाए कि वी हैव टू प्रूव द इनोसेंस। लेकिन जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट हुई उसमें इस प्रूफ ऑफ इनोसेंस को शिफ्ट कर दिया गया ऑन द एक्यूज्ड। अब जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका ही ये जिम्मा है कि उसने अपनी प्रूफ ऑफ इनोसेंस शो करनी है। दिस इज नो लॉन्गर अ बर्डन ऑन द प्रोसिक्यूशन। अब इसे लेकर क्या हुआ, लास्ट ईयर इससे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और लास्ट ईयर एक 3 जज बेंच बना था और उन्होंने इन अमेंडमेंट्स को अपहेल्ड किया कि भाई अगर हमें इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो उसके लिए इन अमेंडमेंट्स को किया गया है एंड दीज आर राइट। तो ये सब लास्ट ईयर का केस है जिसे विजय मंडलाल चौधरी केस कहा जाता है। एंड फिर क्या हुआ, रिसेंटली दोबारा इस केस में जो जजमेंट आई थी उसकी करेक्टनेस को क्वेश्चन किया गया अगेन इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
और उसे लेकर आज का आर्टिकल आया है। अब दोबारा ऑलरेडी जो लास्ट ईयर जजमेंट आई थी उसको उसकी करेक्टनेस के ऊपर दोबारा चैलेंज किया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने ये कहा है कि भाई ये बेंच दोबारा उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेगा जो पहले जजेस कर चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई नया इशू अराइज होता है देन वी कैन रिकंसिडर दैट पर्टिकुलर इशू। जो जजमेंट पहले आ चुकी है, जो इश्यूज पहले एड्रेस हो चुके हैं, उन्हें हम दोबारा रीएड्रेस नहीं करेंगे। इफ़ देर इज सम न्यू इशू विच अराइजेज देन वी कैन रिकंसिडर इट। तो ये एक हमारे पास ये केस चल रहा है। तो ये बड़ी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस पीएमएलए एक्ट को लेकर दी है। इसे और डिटेल में आप अपनी वीकली करंट अफेयर क्लासेस में फॉलो करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड इन फुल डिटेल व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, किस किस स्टेजेस में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। देयर इज़ अ स्टेज ऑफ प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, क्या है ये स्टेजेस आप जानेंगे। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ पीएमएलए कि किस तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया में आता है और कौन कौन से हमारी जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं उसे पूरा करता है। रिसेंट अमेंडमेंट्स क्या रही हैं, अच्छा इसमें एडी का क्या रोल है, क्या फंक्शन रहेगा। तो इसे डिटेल में आप अपनी वीकली करंट अफेयर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन इन सब टॉपिक्स के ऊपर की। आई होप you like the video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.